नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में एक ऐसा देश है जिसे लेकर हमेशा खबरें आती रहती है। कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम, कभी अमेरिका से टकराव, कभी मिडिल ईस्ट की राजनीति। इस देश का नाम है ईरान। क्या आप जानते हैं, यही ईरान कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। एक समय ऐसा था जब मिस्र, तुर्की, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और भारत के भी कुछ हिस्से सब एक ही साम्राज्य के अधीन थे। उस साम्राज्य का नाम था पर्शियन एम्पायर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे इतना शक्तिशाली साम्राज्य टूटता चला गया और कैसे पर्सिया बदलकर ईरान बन गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5000 साल का पूरा इतिहास। एक ऐसी कहानी जिसमें महान राजा, बड़े युद्ध, साम्राज्यों का उत्थान और पतन, और एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान की अद्भुत कहानी। ईरान का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता रहती थी जिसे कहा जाता था एलम सिविलाइजेशन। इनका सबसे बड़ा शहर था सूसा। यह सभ्यता खेती, व्यापार और कला में काफ़ी विकसित थी। लेकिन उस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे थे। लगभग 1500 बीसी में कुछ घुमंतू लोग यहाँ आए। इन लोगों को कहा जाता था आर्य। इन्हीं लोगों के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया ईरान, आर्यन से ईरान, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि। इन्हीं आर्यों ने आगे चलकर दो बड़े राज्य बनाए, मेडेस एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। और यहीं से शुरू होती है एक महान साम्राज्य की कहानी। साइरस, महान सम्राट। लगभग 550 बीसी में एक युवा राजा सत्ता में आया। उसका नाम था साइरस द ग्रेट। इतिहास में उसे सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। साइरस ने अलग अलग छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बना दिया। इस साम्राज्य को कहा गया अकेमेनिड पर्शियन एम्पायर। लेकिन कुछ ही सालों में यह साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, यह इतना फैल गया कि मिस्र, तुर्की, मध्य एशिया और यहाँ तक कि भारत की सीमाओं तक। इतिहास तो कहते हैं कि उस समय यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन साइरस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह सिर्फ युद्ध जीतने वाला राजा नहीं था, वह लोगों के साथ बहुत ही न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। उसने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता दी, जैसे कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी आपको पाबंदी नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों को सम्मान दिया, किसी भी संस्कृति में आप अपने जीवन को बिता सकते हैं, और लोगों को गुलाम बनाने से बचाया। इसी वजह से कई इतिहासकार उसे मानव अधिकारों का पहला समर्थक मानते हैं। पर्सिया का स्वर्ण युग। साइरस के बाद भी पर्शियन एम्पायर लगातार मजबूत होता गया। उसके बाद कई शक्तिशाली राजा आए, जैसे डेरियस द ग्रेट। डेरियस ने एम्पायर को और ज़्यादा संगठित बनाया। उसने सड़कों का जाल बिछाया, टैक्स सिस्टम बनाया, प्रशासन को मजबूत किया। इतिहास की एक मशहूर सड़क थी रॉयल रोड, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर थी। इससे व्यापार और सेना की आवाजाही आसान हो गई। पर्शियन एम्पायर उस समय दुनिया का सबसे संगठित और समृद्ध साम्राज्य बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर शक्ति के साथ आता है एक बड़ा खतरा, और वो खतरा था ग्रीस और पर्सिया की लड़ाई। पर्शियन एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन था एंसेंट ग्रीस। दोनों के बीच कई बड़े युद्ध हुए। इतिहास में मशहूर है बैटल ऑफ मैराथन और बैटल ऑफ थर्मोपाइली। इन युद्धों में कभी ग्रीस जीतता था तो कभी पर्सिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब इतिहास में आया एक नया नाम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। 330 बीसी में मकदूनिया का एक युवा राजा पर्शियन एम्पायर पर हमला करता है। उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर बहुत तेज और चालाक सेनापति था। उसने कुछ ही सालों में पूरे पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और पर्शियन राजधानी पर्सेपिल्स को भी जला दिया। यह घटना पर्शियन एम्पायर के अंत की शुरुआत थी। लेकिन फिर पर्सिया की वापसी होती है। पर्सिया की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद यह क्षेत्र कई हिस्सों में भले ही बट गया, लेकिन कुछ समय बाद इसमें एक नया साम्राज्य उभरा जिसे कहा गया पार्थियन एम्पायर। फिर उसके बाद आया सैसेनियन एम्पायर। सैसेनियन काल को पर्सिया का दूसरा स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय कला, वास्तुकला, व्यापार, सेना सब बहुत मजबूत थे। उस समय दुनिया में दो बड़ी शक्तियाँ थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया, इस्लाम का आगमन।
7वीं सदी में अरब सेनाओं ने पर्सिया पर हमला कर दिया और यहीं से कहानी पर्सिया से ईरान बनने की शुरू हो गई और एक इस्लामिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई। 651 एडी में सैसेनियन एम्पायर समाप्त हो गया और पर्सिया इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। लेकिन यह कैसे? क्या ये रातों रात हुआ? नहीं। आइए जानते हैं कैसे कैसे पर्सिया में इस्लाम का आगमन हुआ और कैसे पर्सिया का ईरान बन गया। देखिए, 7वीं सदी तक पर्सिया में जो शक्तिशाली साम्राज्य था उसे सैसेनियन एम्पायर कहा जाता था। उस समय पर्सिया का जो मुख्य धर्म था जेरोस्ट्रियनिज्म थी, यानी कि पारसी धर्म। लेकिन उस समय अरब प्रायद्वीप में एक नई शक्ति उभर रही थी, इस्लाम। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद अरब मुस्लिम सेनाएं तेज़ी से फैलने लगी। 633 एडी से 651 एडी के बीच अरब सेनाओं ने पर्सिया पर हमला कर दिया। उस समय पर्सिया पहले से कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि रोम के साथ लंबे युद्ध, आर्थिक संकट, आंतरिक राजनीति झगड़े, इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अरब सेनाएं पर्सिया के अंदर तक पहुंच गई। सबसे निर्णायक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ नहावेंड कहा जाता है। इस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है विक्ट्री ऑफ विक्ट्रीज, क्योंकि इसके बाद पर्सियन सेनाएं लगभग टूट चुकी थी। 651 एडी में सैसेनियन राजा यजडेगर्ड तृतीय की हत्या हो गई और यहीं समाप्त हो गया प्राचीन पर्सियन एम्पायर। अब बात करते हैं कि इस्लाम पर्सिया में कैसे फैला। एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, पर्सिया एक ही दिन में मुस्लिम राज्य नहीं बना। यह प्रक्रिया लगभग 200 से 300 साल में हुई। शुरुआत में लोग ज़ोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी ही रहे, केवल शासक वर्ग मुस्लिम हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे कई कारणों से लोग इस्लाम अपनाने लगे। मुस्लिम शासन में मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार मिलते थे और गैर इस्लाम को जजिया टैक्स तक देना पड़ता था। व्यापार और राजनीति में भी इस्लाम अपनाने पर अवसर बढ़ते थे। धीरे धीरे पूरी पर्सियन समाज इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बन गई। लेकिन पर्सियन संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। यही कारण है कि पर्सियन भाषा बची रही, पर्सियन कला और साहित्य आगे बढ़े और इस्लामिक दुनिया में पर्सियन का प्रभाव बढ़ा। और इन्हीं पारसी लोगों में से जो लोग इस्लाम को अपनाना कबूल नहीं किया, उन लोगों ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर शरण ले लिए। इन्हीं में से हमारे देश भारत में रतन टाटा जी का पूर्वज भी आकर के बसे थे और उन लोगों ने भारत को ही अपना देश माना और यहीं पे उन्होंने अपना सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईरान शिया कैसे बना। देखिए, जब इस्लाम पर्सिया में आया तो अधिकतर लोग थे सुन्नी मुस्लिम। लेकिन 1501 में एक नया शासक सत्ता में आया, शाह इस्माइल। उसने शुरू किया सफेविड डायनेस्टी और उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने घोषणा की कि ईरान का आधिकारिक धर्म होगा शिया इस्लाम। यह फैसला सिर्फ धार्मिक नहीं था बल्कि राजनीतिक भी था, क्योंकि उस समय ईरान के चारों तरफ थे सुन्नी साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, सेंट्रल एशियन किंगडम्स। शाह इस्माइल चाहता था कि ईरान की पहचान एक अलग बने, इसलिए उसने पूरे देश में शिया इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया। इतिहासकार बताते हैं सफेविड शासकों ने कई जगह सुन्नी लोगों को शिया बनने के लिए मजबूर भी किया। लगभग 200 से 300 साल में ईरान पूरी तरह शिया मुस्लिम देश बन गया। आज भी दुनिया के सबसे बड़े शिया मुस्लिम देशों में से ईरान है। अब बात करते हैं कि नादिर शाह की क्या कहानी है। तो देखिए, ये 18वीं सदी में जब ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका था, उस समय एक महान सेनापति उभरा जिसका नाम था नादिर शाह। उसे कई इतिहासकार कहते हैं कि पर्सिया का नेपोलियन, क्योंकि वह एक शानदार सैन्य नेता था। उसने ईरान को फिर से मजबूत किया, अफ़गान विद्रोह को दबाया, ऑटोमन एम्पायर को हराया और फिर 1739 में उसने भारत पर हमला किया। उसने दिल्ली को लूट लिया और साथ में ले गया कोहिनूर डायमंड यानी पीकॉक थ्रोन। लेकिन फिर धीरे धीरे नादिर शाह का स्वभाव बदलने लगा। वह बहुत क्रूर, शक करने वाला और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने ही सेनापति पर शक करना शुरू कर दिया। उसने अपने ही अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। अंत में उसकी सेना के कई जनरल उससे परेशान हो गए और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य तुरंत टूट गया। ईरान फिर से राजनीतिक अराजकता में चला गया। अब ये आयतुल्ला खोमेनी सत्ता में कैसे आए?
इसकी क्या कहानी है? तो देखिए, इसकी भी काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, 20वीं सदी में ईरान पर शासन कर रहा था पहलवी डायनेस्टी। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था मोहम्मद रेजा शाह। वह ईरान को मॉडर्न बनाना चाहता था। उसने शुरू किया वाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें शामिल थे जमीन सुधार, महिलाओं को वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले थे। लेकिन कई लोगों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि धार्मिक नेता इसे